Hello dear student, good morning to all of you and welcome back to online study. I hope all of you are fine and all of you are doing well. So in last class we have discussed about types of non-infectious disease. I hope all of you have listened that topic. So today we will see infectious agent. So let's see what we will see today. Today we will see what is infectious agent, why do we need to classify pathogen, that is the infectious agent, and means of spread of infectious disease. Okay, so I will explain in detail and please you will also try to understand. Come to main point. Let's see what is infectious agent. So disease causing organism are called pathogen or infectious agent. जो बीमारी को फैलाते हैं, जो बीमारी के रीजन जो बीमारी के होने के कारण होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, या तो पैथोजन कहते हैं या इन्फेक्शियस एजेंट कहते हैं. जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया एंड वॉर्म्स हो गया. दीज आर द मेन इन्फेक्शियस एजेंट जिसकी वजह से लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, बीमारी होती है. सो यू कैन सी हियर this is the picture of SARS. This is the viruses. This is बैक्टीरिया स्टेप्लोकोकस जो हमारे बॉडी में पेन वगैरह होता है, ठीक है, एकन वगैरह होता है, उसके ये स्टेप्लोकोक्सी की वजह से होता है. देन ये है ट्रिप्नोसोमा जो स्लीपिंग सिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सोने का मन करता है, तो ये ट्रिप्नोसोमा की वजह से होता है जो एक क्या है, प्रोटोजोआ है. देन लिस्मानिया जो आपने सुना होगा कि किसी को काला बुखार हो गया है, काला आजार हो गया है, तो ये किसकी वजह से होता है, लिस्मानिया की वजह से होता है. और ये भी एक क्या है, एक प्रोटोजोआ डिजीज है. प्रोटोजोआ एजेंट है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं. सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर. कम टू नेक्स्ट पॉइंट. Let's see why we need to classify pathogen. So हमको पैथोजन को क्लासीफाई करना क्यों जरूरी है. आपने देखा होगा कि जब आप स्कूल में जाते हो सो आप अपने सब्जेक्ट को टाइम टेबल वाइज ले जाते हो, या यदि आपके बुक्स हैं तो आप उसको कवर करते हो, उस पर नाम लिखते हो, देन आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से उसको कैरी करते हो. यदि आप ऐसा नहीं करते तो क्या होता, सारा मिसमैच हो जाता और फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता और उस चीज़ को आसानी से खोज नहीं पाते. तो यहाँ पे ये है कि वाई डू यू नीड टू क्लासीफाई पैथोजन. हमको पैथोजन को क्लासीफाई करना क्यों ज़रूरी है, या इन्फेक्शियस एजेंट को क्लासीफाई करना क्यों ज़रूरी है. क्यों, क्योंकि जो भी ट्रीटमेंट होता है तो एक उसके लिए एंटीबायोटिक तैयार किए जाते हैं, और वो एंटीबायोटिक जो होता है पर्टिकुलर बीमारी के लिए होता है. ऐसा नहीं कि हमने मलेरिया के लिए एंटीबायोटिक तैयार किया तो हम उसको कोल्ड कफ में भी दे दें, या पैर टूटा हुआ है तो उसमें भी दे दें, या कोई एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, या टीबी हुआ है तो हम उसमें भी उसको यूज कर सकते हैं. नॉट लाइक दैट. तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, कहने का मतलब ये है कि यदि हम पैथोजन को क्लासीफाई करेंगे तो जो बीमारी होगी उसके हिसाब से हम एंटीबायोटिक तैयार करेंगे और उसमें हम उसको यूज़ करेंगे ताकि जो पेशेंट है हम उनको आसानी से क्या कर सकें, ठीक कर सकें. ओके, तो द ट्रीटमेंट फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी डज नॉट वर्क फॉर अदर कैटेगरी. जो भी ट्रीटमेंट होता है, जो भी आप ट्रीटमेंट करते हो, तो एक पर्टिकुलर इंसान को आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे इंसान को भी उसी दवा से, उसी इंजेक्शन से क्या कर सको, ठीक कर सको. However, member belonging to a particular group, say bacteria, have many similarities in structure and biochemical pathway, and these are not shared by the other member of the group. यदि बैक्टीरिया के लिए कोई चीज़ हमने तैयार किया है, बैक्टीरिया के एंटीबायोटिक तैयार किए हैं, तो हम उसको वायरस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, प्रोटोजोआ के लिए यूज़ नहीं कर सकते. ओके, सो a drug that block one of the biochemical pathways of one group may be effective against many member of the other group. यदि जो भी ड्रग आप यूज़ कर रहे हो तो यदि आपके बॉडी के एक पार्ट को ब्लॉक करता है, ठीक करता है, तो हो सकता है कि दूसरे पार्ट के लिए वो क्या हो, हार्मफुल हो. लेट्स सी एग्जांपल. सो द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इनहिबिट प्रोसेस
दैट बिल्ड द प्रोटेक्टिव सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, ठीक है, वो बैक्टीरिया का जो वॉल है वो पेप्टिक ग्लाइकान का बना होता है, पेप्टिक ग्लाइकॉन का बना होता है, और उसको ब्रेक करने में क्या करता है, बहुत ही यूजफुल होता है। और इससे क्या होता है, बैक्टीरिया मर जाता है, और जो भी बैक्टीरिया की वजह से जो बीमारी हुई है उससे हम क्या होते हैं, बच जाते हैं। सो सिंपल सी कहने की बात यह है, since many bacteria use such process to build cell wall and penicillin is effective against many bacteria। जो पेंसिलिन है, पेंसिलिन का यूज हम बैक्टीरिया से रिलेटेड जितनी बीमारी होती है उसमें हम मोस्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन हम किसी और एजेंट के लिए उसका यूज नहीं कर सकते। Antibiotics are however not used for killing the viruses. Instead of that, our body secrete an antiviral protein। हम जो एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं बैक्टीरिया के लिए, वो हम बैक्टीरिया के फॉर्म में ही यूज करेंगे, बैक्टीरिया के लिए ही यूज करेंगे, ना कि वायरस के लिए। और वायरस इंस्टेड ऑफ दैट और बॉडी सीक्रेट एंटीवायरल प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन। और जो इंटरफेरॉन है वो बहुत सारे वायरसेस को क्या करता है, अफेक्ट करता है, और हमको बहुत सारे डिजीज से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। सो जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, व्हाई डू यू नीड क्लासिफाई पैथोजन। तो हमको यदि पर्टिकुलर बीमारी को ठीक करना है तो हमको पर्टिकुलर एंटीबायोटिक की जरूरत होगी, और जब तक हम पैथोजन को क्लासिफाई नहीं करेंगे तब तक हम एंटीबायोटिक तैयार नहीं कर पाएंगे, और पूरा का पूरा ही क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। सो आई होप दैट पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट। लेट्स सी मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। सो यहाँ पे बहुत सारे मेथड है जिसके द्वारा इन्फेक्शियस डिजीज फैलता है। पहला है एयरबॉर्न डिजीज, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ये एयरबॉर्न डिजीज है। और इसमें जो होता है, सम इन्फेक्शियस डिजीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस कैन स्प्रेड थ्रू द एयर। जो ट्यूबरकुलोसिस है, आपने देखा होगा कि जितने लोगों को ट्यूबरकुलोसिस होता है तो उनको बोला जाता है कि आप अपने घर में अपना खाना पानी कपड़ा लता सब आप क्या करो, अलग रखो, ताकि दूसरे को ये चीज़ें ना हो। तो ये एयर के थ्रू फैलता है, और ये कम से कम 2 से 4 मीटर तक जा सकता है। यदि आप स्नीज कर रहे हो तो ये जो अफेक्ट करेगा 2 to 4 मीटर एरिया को पूरे तरीके से क्या करता है, कवर कर लेता है। An individual acquires the infections of tuberculosis by inhalation of droplet expelled through the cough and sputum of the infected person। जो भी चीजें आप लेते हो ड्रॉपलेट के फॉर्म में, ठीक है, वो आपको क्या करता है, इन्फेक्शन के थ्रू यदि आप स्नेज करोगे या दूसरे के कांटेक्ट में आओगे तो दूसरे पर्सन को भी अफेक्ट कर सकता है, इन्फेक्टेड कर सकता है। ये ट्रांसमिटेड डिजीज आर इजियर टू कैच द क्लोजर वी आर द इन्फेक्टेड पर्सन। यदि हम जो एयर में डिजीज है बहुत ही चांसेस ज़्यादा होते हैं इसके फैलने के लिए, यदि हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज में हैं तो ये बीमारी हमको भी 100% हो जाएगी। हाउएवर इन क्लोजर एरिया द ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई recirculate and pose this risk of everybody। इसमें ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, और यही न्यूक्लियाई बहुत तेजी से स्प्रेड होता है, और स्प्रेड होने के बाद से जो भी नियर बाई पर्सन होते हैं उसको अफेक्ट कर देता है। ओवर क्राउडेड एंड पुअरली वेंटिलेटेड हाउसिंग इज देयरफॉर ए मेजर फैक्टर इन द स्प्रेड ऑफ एयरबॉर्न डिजीज। जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है, ठीक है, और पुअर लोग रहते हैं, वहाँ पे ये बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। So I hope these points are clear. Come to next point. Through contaminated food and water। जो आपका सेकेंड मेथड है इन्फेक्शियस डिजीज को फैलने का, वो क्या है, फूड और वाटर के थ्रू। कॉलरा हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, ये फूड और एयर वाटर के थ्रू फैलता है। ए लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज कैन आल्सो स्प्रेड थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। Disease causing organism and harmful pollutant in the form of chemical can easily enter through the body through food and drink। आपने देखा होगा मिनीमाइटर डिजीज होता है, राइट, कॉलरा हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, ये सारे फूड और वाटर के इन्फेक्टेड फूड और इन्फेक्टेड वाटर को इंटेक करने से होता है। सो वाटर बर्ड डिजीज हो गया, ये हो गया सेडिमेंटेशन प्रोसेस, ओके। और ये जो है फिल्ट्रेशन, आप किसी चीज़ को यदि फिल्टर कर रहे हो और इन्होंने क्या किया, पानी को पोर किया, ये अफेक्ट होगा।
क्योंकि ये पूरा किचन का गार्बेज का है। बाद में ये क्या हो जाएगा, स्लम एरिया में धीरे धीरे वहाँ पे ज़्यादा जल्दी से, क्योंकि क्लीन वाटर तो है नहीं, तो उससे भी बीमारी फैलने के चांसेस ज़्यादा है। यदि आप जंक फूड खाते हो, उस पर डिसइंफेक्शन इससे भी होता है, जंक फूड खाने से उस पर माइक्रोब्स वगैरह बैठे रहते हैं, यदि आप उसका इंटेक कर रहे हो तो उससे बीमारी होती है। देन फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा भी होता है। जैसे आपने देखा कि जो इसको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। सो दिस इज द वाटरबोर्न डिजीज, कॉलरा, हेपेटाइटिस ए, ओके, एंड इट कैन क्योर बाय टेकिंग मेनी प्रिकॉशंस। आप जो भी फूड खा रहे हो वो ढका होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, एंड वाटर पी रहे हो वो भी कंटेमिनेटेड होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। So I hope these points are clear. Come to next point. Through vector. देखिए वेक्टर एक बहुत बड़ा एजेंट है जिससे इन्फेक्शियस डिजीज होती है, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, और एनी एनिमल विच लिव विथ में कैरी डिजीज। मलेरिया वगैरह जो होता है ना, वो किसका फॉर्म है, प्रोटोजोआ का फॉर्म है, और प्रोटोजोआ एक बहुत बड़ा वेक्टर है। तो यदि किसी को मलेरिया हुआ है और उसके साथ में यदि कोई ये इसके 2 एजेंट्स होते हैं, एक तो ह्यूमन बींग्स और दूसरा एनिमल, तो इसके थ्रू होता है। सच एनिमल्स आर इंसेक्ट दैट कैरी द इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम सिक पर्सन टू अनदर पोटेंशियल होस्ट एंड स्प्रेड ए डिजीज कॉल्ड वेक्टर। जो एजेंट डिजीज को स्प्रेड करने का काम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किसी को मलेरिया हुआ है और मॉस्किटोज वगैरह जाके उनके बॉडी पे बैठ गया और उनके ब्लड को क्या किया, सक किया, और सक करने के बाद से फिर वो दूसरे पर्सन के शरीर पे जाके बैठेगा और फिर उसको सक करेगा, तो जो दोनों का ब्लड था वो क्या होगा, मिक्सअप हो गया। और यदि उनको मलेरिया हुई है तो जिसको इस मॉस्किटो ने काटा है उनको भी मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये है वेक्टर जो बीमारी को फैलाने का काम करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्प्रेड करते हैं, उसी को हम कहते हैं वेक्टर। सो आई होप इसमें एनिमल भी होते हैं और इंसेक्ट भी होते हैं। सो आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट why we need to classify agent, what is infectious agent, and means of spread. There are three main parts of means of spread infectious disease, that is the water, air, food, and vectors. So I hope these points are clear. Please listen it carefully again and again and try to understand. Thanks. Stay safe, stay happy, stay connected. Thank you.